तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। सदियों से हम सुनते आए हैं कि सत्ता इंसान को बदल देती है, राइट? लेकिन आज हम इस विचार की बिल्कुल जड़ तक जाएंगे। सत्ता, व्यवस्था और मानव स्वभाव, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे समाज का पूरा ढांचा तय करते हैं। क्या वाकई ताकत इंसान को बुरा बनाती है, या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छिपा है? आइए देखते हैं। आपने लॉर्ड एक्टन का वो मशहूर कोट तो जरूर सुना होगा, सत्ता भ्रष्ट करती है, पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। सुनने में तो ये बिल्कुल सच लगता है कि जिसके पास पावर आई उसका पतन तय है। लेकिन क्या ये पूरी पिक्चर है? ब्रायन क्लास के रिसर्च का मुख्य आधार इसी मशहूर धारणा को चुनौती देना है। सोचिए, क्या वाकई कुर्सी इंसान को बुरा बनाती है, या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? भाग 1, सत्ता और भ्रष्टाचार का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ पावर एंड करप्शन। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिन नेताओं या अधिकारियों को हम अपनी भलाई के लिए चुनते हैं, वही अंत में सबसे ज्यादा निराश करते हैं? जो सिस्टम हमारी रक्षा के लिए बने हैं, वे शोषण का हथियार कैसे बन जाते हैं? हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण ब्रायन क्लास की शानदार पुस्तक करप्टिबल के डीप रिसर्च पर आधारित है। ये किताब बहुत ही बारीकी से इस बात की पड़ताल करती है कि वास्तव में सत्ता मिलती किसे है, और जब वो मिल जाती है तो वो हमारे दिमाग और नैतिकता को किस तरह से हैक कर लेती है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि हमारी कमजोरियों और उन्हें सुधारने का एक बहुत ही क्लियर नक्शा है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, दो द्वीपों की कहानी, द स्टोरी ऑफ टू आइलैंड्स। इंसान की फितरत को गहराई से समझने के लिए हिस्ट्री के इन दो बहुत ही ड्रामेटिक किस्सों को जानना जरूरी है, जो हमें बताते हैं कि लीडरशिप कितनी अहम होती है। ये हिस्टोरिकल कंपैरिजन लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इमेजिन कीजिए, 1629 में बीकन द्वीप पर एक जहाज डूबता है। वहां एक बहुत ही सख्त हायरार्की थी, और जेरोनिमस कॉर्नेलिस नाम के एक साइकोपैथ ने हिंसक तरीके से पावर हथिया ली। रिजल्ट, भयानक मर्डर्स, खून खराबा और बलावत। अब इसे कंपेयर कीजिए 1965 के अता द्वीप से। वहां 6 टीनेज लड़के फंस गए थे। वहां कोई लीडर नहीं था, सब बराबर थे। उन्होंने मिलकर काम किया, एक दूसरे का ख्याल रखा, और सब के सब जिंदा बच गए। एकदम ऑपोजिट रिजल्ट्स। इन दो ऐतिहासिक कहानियों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है। क्या सच में सिस्टम एक आम अच्छे इंसान को बुरा बना देता है, या फिर जो लोग पहले से ही भ्रष्ट मानसिकता के होते हैं, वे चुंबक की तरह सत्ता की तरफ खींचे चले आते हैं? ये मुर्गी और अंडे वाला सवाल लग सकता है, पर इसका जवाब जानना हमारे फ्यूचर के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो अब आते हैं भाग 3 पर, सत्ता किसे आकर्षित करती है, हु डज पावर अट्रैक्ट। चलिए इसके साइकोलॉजिकल पहलू को समझते हैं कि वो कौन सा मैग्नेट है जो कुछ खास तरह के लोगों को बार बार लीडरशिप की ओर खींचता है। क्या आपने कभी सर्वाइवरशिप बायस यानी उत्तरजीविता पूर्वाग्रह के बारे में सुना है? अक्सर हम ये लॉजिकल गलती करते हैं कि हम सिर्फ उन नेताओं को देखते हैं जो टॉप पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम उन हजारों लाखों आम और योग्य लोगों को तो भूल ही जाते हैं जिन्होंने कभी पावर पाने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरों पर हुक्म चलाना पसंद ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी लीडरशिप रैंडम लोगों से नहीं बनी है, बल्कि ये ऐसे लोगों से भरी है जो एक्टिवली दूसरों पे कंट्रोल चाहते हैं। और वो खास तरह के लोग कौन हैं? साइकोलॉजी में इसे द डार्क ट्राइड कहा जाता है, यानी व्यक्तित्व के 3 काले गुण। इनमें आते हैं साइकोपैथ्स, नार्सिसिस्ट और दूसरों का इस्तेमाल करने में माहिर लोग। स्टीव रॉसी का ही उदाहरण ले लीजिए। वो बस एक स्कूल का मेंटेनेंस वर्कर था, लेकिन पावर का इतना भूखा था कि उसने पूरे स्कूल सिस्टम को मैनिपुलेट किया, अपने साथियों को धमकाया और एक क्रूर तानाशाह की तरह बिहेव किया। ऐसे मास्टर मैनिपुलेटर्स छुप-छाप हमारे आसपास ही घूम रहे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 पर, व्यवस्था की खामियां, फ्लॉज इन द सिस्टम। जब ऐसे खतरनाक लोग सिस्टम में घुस जाते हैं, तो क्या हमारी व्यवस्था उन्हें रोक पाती है या पनपने का माहौल देती है? अब बात करते हैं भ्रष्ट नेताओं के 4 भ्रम की। ये काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए। कई बार नेता अंदर से नहीं बदलते, बस सिचुएशन बदल जाती है। पहला है गंदे हाथ। कभी कभी उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां हर ऑप्शन ही बुरा होता है। दूसरा है सीखना। वे बुरा काम करने और उसे छुपाने में स्मार्ट हो जाते हैं। तीसरा, सत्ता में होने से उन्हें गलत करने के अवसर या चांसेस ज्यादा मिलते हैं। और चौथा, वे हमेशा माइक्रोस्कोप के नीचे होते हैं। पब्लिक उन्हें लगातार क्लोजली देख रही होती है, तो उनकी छोटी सी गलती भी बड़ी नजर आती है। लेकिन वेट, इन बाहरी कारणों के अलावा एक बहुत ही डिस्टर्बिंग साइंटिफिक फैक्ट भी है। डैचर केल्टनर का रिसर्च बताता है कि पावर लिटरली इंसान के दिमाग को फिजिकल लेवल पर बदल देती है।
जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो दिमाग का वो हिस्सा सुन पड़ने लगता है जो एम्पैथी और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है। सत्ता एक तरह से शराब के नशे की तरह काम करती है, जहां इंसान अपनी सारी हिचकिचाहट और सोशल बाउंड्रीज बिल्कुल भूल जाता है। तो अब आते हैं भाग 5 की तरफ, भ्रष्टाचार रोकने के व्यावहारिक कदम, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू स्टॉप करप्शन। प्रॉब्लम समझ ली, अब सीधे सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। अगर इस भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करना है तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। इन्हें डेली डिसिप्लिन बनाना होगा। पहला, ईमानदार लोगों का वेट मत कीजिए, उन्हें एक्टिवली ढूंढिए और लीडरशिप दीजिए। दूसरा, रोटेशन, लोगों को एक ही जगह पर लंबे समय तक जमने मत दीजिए। तीसरा, सिर्फ रिजल्ट्स मत देखिए, फैसला कैसे लिया गया उस पूरे प्रोसेस को ऑडिट कीजिए। और चौथा, सबसे कड़ी निगरानी बॉटम लेवल पर नहीं बल्कि टॉप टियर लीडर्स पर होनी चाहिए। इस प्रोसेस ऑडिट वाले पॉइंट को एक बहुत ही बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉलेज में साइकिल शेयरिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट हुआ। पीली बाइक्स का आइडिया हिट रहा क्योंकि स्टूडेंट्स ने खुद उन्हें रिपेयर किया और चलाया, पर हरी बाइक्स फेल हो गईं क्योंकि किसी ने उन्हें नदी में फेंक दिया। अब अगर आप सिर्फ रिजल्ट्स देखेंगे तो मान लेंगे कि पीला रंग लकी है, लेकिन ये लॉजिक तो बिल्कुल गलत है, राइट? अगर हम सिर्फ लकी रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करेंगे तो हम कभी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए फैसले लेने के प्रोसेस को चेक करना सिर्फ नतीजे देखने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसी से जुड़ा एक और शानदार उदाहरण बुर्किना फासो के कस्टम्स डिपार्टमेंट का है। वहां का डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि जब एक भ्रष्ट टॉप लीडर को टारगेट किया गया और पद से हटाया गया तो उसके अंडर काम करने वाले पूरे सिस्टम ने खुद ही ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात है, सुधार हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होता है। हेड को क्लीन कर दो, बाकी पूरी लाइन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 6, स्वस्थ समाज का निर्माण, बिल्डिंग अ हेल्दी सोसाइटी। ये हम सबकी डेली लाइफ और जिम्मेदारी से जुड़ा है। देखिए, एक स्वस्थ समाज रातों रात नहीं बनता। इसके लिए लीडर्स को उनकी जिम्मेदारी का लगातार एहसास दिलाना जरूरी है। जैसे अमेरिका में 9/11 के बाद कंपेंसेशन फंड मैनेज करने वाले केन फेनबर्ग थे। उन्हें रोजाना लोगों के दुख का सीधे सामना करना पड़ता था। नेताओं को कभी भी आम जनता को फाइल्स में बंद सिर्फ आंकड़े या नंबर्स नहीं समझने देना चाहिए। लोगों का चेहरा हमेशा सामने होना चाहिए। साथ ही ट्रांसपेरेंट और नए आइडियाज के लिए अलग थलग काम करने वाली टीमों को तोड़ना भी बहुत जरूरी है। ब्रायन क्लास अपने इस किताब को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। सिद्धांतवादी रक्षकों का इंतजार करना बंद करें, इसके बजाय उन्हें खुद बनाएं। हम किसी मैजिकल सुपर हीरो के आने का वेट नहीं कर सकते जो रातों रात सब कुछ ठीक कर देगा। हमें एक्टिवली ऐसे सिस्टम डिजाइन करने होंगे जो नेचुरली ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाएं और करप्ट लोगों को बाहर रखें। तो आखिर में अपने आप से ये सवाल पूछिए, हम आज अपनी व्यवस्थाओं को, अपने सिस्टम्स को कैसे जवाबदेह बना सकते हैं? क्योंकि हायरार्की या सत्ता तो हर जगह है, हमारे ऑफिस में, स्कूलों में, सरकारों में। आज इस डीप डाइव के बाद हम अपने आसपास के सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आज क्या एक्शन लेंगे, ये सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इसने आपको एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया होगा।